हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड टाइम को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि मोशन यानी गति क्या होती है, कोई भी वस्तु तेज चल रही है या धीरे चल रही है हमें कैसे पता चलता है। इसके बाद हमने स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझा था कि स्पीड यानी चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड यानी औसत गति क्या होती है, ये हम समझ रहे हैं। तो बेसिकली हमने ये बात की थी कि जब भी कोई गाड़ी चल रही है, कोई भी वस्तु चल रही है, सपोज कोई वस्तु 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। कैसे चल रही है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर। तो जब हम बात करते हैं किसी भी वस्तु या कोई भी गाड़ी या कोई भी व्हीकल है या वाहन है, उसकी गति की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल रही। इसका मतलब ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर चली। 1 घंटे में ये कितना चली? 50 किलोमीटर। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी गाड़ी या कोई भी वाहन जो है, जब वो शुरू होगा तो कहीं पे वो धीरे चलेगा, कहीं पे वो तेज चलेगा। जैसे स्टार्टिंग में वो क्या करेगा, धीरे धीरे शुरू होगा, फिर वो अपनी स्पीड पकड़ेगा। तो जब हम बात करते हैं किसी भी वाहन की स्पीड की, जैसे कि उसकी स्पीड जो है, उसकी चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड यानी औसत चाल की। और औसत चाल यानी कि पूरा एक जो है, कहीं पे वो धीरा चल रहा है, कहीं पे तेज चल रहा है, तो इसका पूरा जो ओवरऑल यानी जो पूरा 1 घंटे में वो कितना चला, किस हिसाब से या किस चाल से चला, इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। तो बेसिकली जो एवरेज स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होती है। यानी अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल यानी कुल कितनी दूरी तय की गई बटा कितना समय लिया। तो ये आपकी क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है। और इसकी जो एसआई मात्रक या एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। अब अगर हम बात करें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जो कि चल रही है एक सीधी लाइन में, कैसी सीधी लाइन में चल रही है, तो जो उसकी गति हो सकती है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान गति भी हो सकती है और समान गति भी हो सकती है। अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये हम कैसे समझ सकते हैं? इसको समझने के लिए हम स्पीड यानी चाल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेसिकली हम ये कहते हैं कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में चल रही है और जो है कभी वो तेज चलती है, कभी वो धीरे चलती है। यानी कभी तेज चल रही है, कभी धीरे चल रही है, कभी तेज चल रही है, इस तरीके से चलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यानी जो है समान गति में चल रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कोई भी वस्तु जो है चल रही है, तो कहीं पे वो क्या कर रही है? तेज चल रही है, कहीं पे धीरे चल रही है, तो हम क्या कहते हैं कि वो असमान गति से चल रही है। लेकिन जब वो कहीं पे जो है सेम, जैसे पहला जो टाइम इंटरवल है उसमें वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल, दूसरे में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तीसरे में भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। यानी उसकी जो स्पीड है या उसकी जो चाल है वो कैसी है? एक जैसी है, एक समान है। यानी वो कैसे चल रही है? एक समान गति में चल रही है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। वहीं अगर कोई भी वस्तु शुरू के टाइम इंटरवल में जैसे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, अगले में 2 किलोमीटर प्रति घंटे से, अगले में जो है 3 किलोमीटर, यानी आप देख सकते हैं कि जो इसकी चाल है उसमें क्या हो रहा है? बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसी जो है मोशन कर रही है, कैसी गति कर रही है? असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट
moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform। यानी जब भी कोई वस्तु जो है गति कर रही है या चल रही है तो वो एक सीधी रेखा में चलती है, लेकिन क्या होता है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है वो बदल रही है, वो चेंज हो रही है। तो ऐसे मोशन को, ऐसी गति को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यानी असमान गति कहते हैं। यदि किसी वस्तु की गति साथ चल रही है, एक सीधी रेखा में जो है ये क्या करती है, बदलती रहती है, तो इसकी गति को हम असमान गति कहते हैं। तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो जैसे कि कोई भी गाड़ी है या कोई भी वाहन है, वो ए पॉइंट से चलना शुरू हुआ, पहले 1 घंटे यानी 1 आवर का जो डिस्टेंस है उसमें वो 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 1 घंटे में वो जो है 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। यानी आप ये देख सकते हैं कि तीनों समय अंतराल में इसकी जो स्पीड है वो अलग अलग है। क्या क्या है, पहले घंटे में इसकी 2 किलोमीटर पर आवर या 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, दूसरे अगले घंटे में 3 किलोमीटर पर आवर यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है इसकी, और अगले में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या है, इसकी स्पीड है, और ये स्पीड क्या है, हर समय अंतराल में अलग अलग। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी है या जो भी वस्तु है वो जो है असमान गति से चलती है। वहीं अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform motion। यानी अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है और जो उसकी स्पीड है वो सेम है, स्थिर है, यानी कांस्टेंट है, यानी हर समय अंतराल में उसकी स्पीड क्या है, एक जैसी है, एक समान है, तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन या हम इसे समान गति कहते हैं। पर दूसरी ओर एक वस्तु साथ चलते हैं एक स्थिर गति के साथ एक सीधी रेखा में एक समान गति में चलती है। तो यानी अगर हम बात करें कोई भी वस्तु की, कोई भी बॉडी है वो चल रही है, पहले 1 घंटा वो 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूसरे घंटे में भी वो 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तीसरे घंटे में भी 3 किलोमीटर की। यानी अगर हम स्पीड की बात करें, चाल की बात करें, तो हर घंटे में इसकी जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी आप देख सकते हैं हर समय अंतराल में जो इसकी स्पीड है या इसकी चाल है वो सेम है, एक जैसी है। इसलिए हम इस कंडीशन में, यानी ये जो कंडीशन है जिसमें कोई भी वस्तु एक कांस्टेंट स्पीड में या एक स्थिर गति में चल रही होती है, हम इस मोशन को या इस गति को यूनिफॉर्म मोशन या समान गति कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी समय का मापन। तो अगर हम समय के मापन की बात करें तो हम ये जानते हैं कि पुराने समय में जो है घड़ियां नहीं होती थी, आपके पास क्लॉक नहीं थी, दीवार घड़ी नहीं थी, कलाई घड़ी, किसी भी प्रकार की घड़ियां नहीं। तो पुराने समय में जो लोग थे वो सूर्य, तारों की दिशाएं देख के समय को मेजर करते थे, मापते थे। वो ये जानते थे कि जब भी हम बात करते हैं एक दिन की, तो जब सूर्य उगता है और जब सूर्य अस्त होता है तो ये क्या होता है, ये आपका एक पूरे दिन में वो लेते थे। इसी तरीके से जब वो सन या जो स्टार्स है, तारे है, कोई पर्टिकुलर तारा है, उसकी जो है पोजीशन देख के समय का अनुमान लगाते। Our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after definite interval of time। यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो ये जानते हैं कि जो ये प्रकृति है इसमें कुछ चीजें कुछ समय अंतराल के बाद दोहराई जाती है या दोहराती है। जैसे कि अगर हम बात करें
सूर्य के उदय होने की। यानी फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड दैट सन राइजेस एवरी डे इन द मॉर्निंग, यानी अगर हम बात करें सूर्य के उगने की तो वो हमेशा सुबह के समय उगता है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड अ डे, यानी पहले सनराइज के, पहले सूर्योदय के दूसरे सूर्योदय के बीच का जो पूरा टाइम इंटरवल होता है, जो पूरा समय अंतराल होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दिन कहते हैं। सिमिलरली मंथ्स वर मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू नेक्स्ट, और इसी तरीके से उन्होंने ये भी देखा कि जो चंद्रमा है, चांद है या मून है, उसकी शेप चेंज होती है और हर 15 दिन में एक साइकिल जो होती है कि वो क्या होता है, घटता रहता है, जो है चंद्रमा है उसकी शेप, फिर वो बढ़ता रहता है। तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग क्या किया, मंथ का कॉन्सेप्ट लाया। यानी उन्होंने ये कहा कि जो पहला अमावस होती है उससे लेके जो अगली अमावस आती है, तो ये जो पूरा टाइम इंटरवल होता है इसे हम एक मंथ या एक माह कहते हैं। A year was fixed as the time taken by Earth to complete one revolution of the sun. और इसी तरीके से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो एक साल है यानी 1 ईयर जो है वो कब पूरा होता है, जब पृथ्वी जो है परिक्रमा कर देती है सूर्य, यानी सूर्य का जब एक चक्कर काट देती है तो वो क्या हो जाता है, एक साल के या एक वर्ष के बराबर होता। हमारे पूर्वजों ने देखा कि प्रकृति में कई घटनाएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने पाया कि सूरज रोज सुबह उगता है। एक सूर्योदय और अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। इसी तरह एक महीने को एक अमावस से अगले अमावस तक मापा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगने वाले समय के रूप में एक वर्ष को निश्चित किया गया है। अब धीरे धीरे करके समय बदला, टाइम चेंज हुआ, अलग अलग जो है समय को मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके के जो है इंस्ट्रूमेंट बनाए गए, अलग अलग तरीके के आपने मापन करने के लिए जो है स्केल्स बनाए। धीरे धीरे करके क्या हुआ, हम क्लॉक्स और वॉचेस यानी जो घड़ियां होती है, दीवाल घड़ी, कलाई घड़ी में आए, जिसका आज हम उपयोग करते हैं समय को मापने के। ऑफन वी नीड टू मेजर टाइम इंटरवल विच आर मच शॉर्टर देन अ डे, यानी अब क्या हुआ, समय जो हुआ आगे जो है टाइम बीतता गया और एक समय ऐसा आया जब हमें एक दिन से छोटा टाइम, ठीक है, उसको नापना था, विच आर मच शॉर्टर देन अ डे, जो कि क्या था, एक दिन से काफी छोटा था। तो इसके लिए क्या किया गया, क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन डिवाइस। तो इसको मेजर करने के लिए क्लॉक और वॉचेस यानी दीवार घड़ी और घड़ियों का उपयोग किया गया ताकि हम एक दिन से जो कम समय है उसे नाप सकें। अक्सर हमें अंतरालों को मापने के लिए जो है या जो समय जो होता है उसको मापने के लिए हमें या एक दिन से कम समय को मापने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, इसीलिए जो है घड़ियों का उपयोग किया जाता है। अब अगर हम बात करें घड़ियों के काम करने के तरीके की, यानी वो किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्क होता है। तो कुछ जो घड़ियां होती हैं या जो पहले के समय जो घड़ियां हुआ करती थी उनमें हम पीरियोडिक मोशन का या आवर्ती गति का यूज करते थे, उसका उपयोग करते थे समय को मापने के। तो ऐसा ही बहुत ही मतलब जो प्रसिद्ध जो आपका पीरियोडिक मोशन का जो एग्जाम्पल है वो सिंपल पेंडुलम है। यानी हम ये जानते हैं या हमने ये देखा है कि पुराने टाइम पे पेंडुलम घड़ी जो होती है उसका उपयोग किया जाता था, जिसमें पेंडुलम होता था, और ये घड़ियां जो होती थी इनसे समय को मापा जाता था। द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रादर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ पीरियोडिक मोशन।
वन ऑफ द वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज द दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। यानी अगर हम बात करें पीरियोडिक मोशन का तो इसका एक एग्जाम्पल जो है वो आपका सिंपल पेंडुलम है, यानी जिसे हम लोलक कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम जो क्लॉक्स होती है उसमें पेंडुलम इस तरीके से होता था, और ये जो पेंडुलम होता है इसके नीचे एक मेटल की यानी धातु की एक बॉल होती है, और ये एक धागे से जो होता है कनेक्ट होता है या जुड़ा होता है। इसको हम एक रिजिड सपोर्ट या कोई ऐसा जो सपोर्ट होता है उस पर हम इसे बांध देते हैं, और इसका जो बॉब होता है जो कि मेटल का होता है, इसको ये क्या होती है, डिस्प्लेस होती है अपनी जगह से, या हम इसे डिस्प्लेस करते हैं, इसको अपनी जगह से विस्थापित करते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ए पॉइंट है ये क्या है, आपका ए पोजीशन या ए स्थिति है। ये इस बॉब की जो है रेस्ट पोजीशन है या विराम अवस्था है। हमने क्या किया, इसको इस पे फोर्स लगाया, से खींचा और यहाँ सी पोजीशन तक लेके आया, यानी सी स्थिति तक लेके आया। अब क्या होगा, फिर ये जाएगी वापस अपनी विराम अवस्था में, फिर ये उधर जाती है बी पोजीशन या बी स्थिति में, फिर वापस आती है। तो इस तरीके से ये क्या करती है, एक साइकिल या एक जो है मोशन को कंप्लीट करती है, और फिर कुछ समय बाद फिर इसको दोबारा दोहराती है। तो ये क्या होता है, आपका पेंडुलम होता है जो इस तरीके से पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति करता है। A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended to a rigid stand by a thread। यानी अगर हम बात करें एक पेंडुलम की, एक साधारण पेंडुलम की, तो जो पेंडुलम होता है उसमें एक मेटल की बॉल होती है या स्टोन होता है, वो एक धागे से बंधा होता है और इसे एक रिजिड सपोर्ट से जो है बांधा जाता है। द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम। अब अगर हम बात करें इस मेटालिक बॉल की तो इसे क्या बोलते हैं, बॉब कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजिशन, यानी जब हम पेंडुलम की बात करते हैं तो जब पेंडुलम रेस्ट की पोजिशन में होता है, विराम अवस्था में होता है, तो ये एक मीन पोजिशन में होता है, यानी विराम अवस्था में होता है। When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one end, it begins to move to and fro। यानी अगर हम बात करें बॉब की, तो बॉब को जब हम एक साइड स्लाइटली उसे क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो क्या होता है, फिर वो आगे पीछे मूव करने लग जाता है, आगे पीछे गति करने लग जाता है। The to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion। और ये जो गति है बॉब की, आगे पीछे जो गति करना होता है या मूव करना होता है, इसको हम पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति कहते हैं। एक साधारण लोलक में धातु की एक छोटी सी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जो एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटका होता है। गेंद को लोलक का गोलक कहते हैं। पेंडुलम अपनी औसत स्थिति में आराम पर होता है या विराम अवस्था पर होता है। जब लोलक के गोलक को थोड़ा सा एक ओर ले जाकर छोड़ दिया जाता है तो वह इधर उधर गति करने लगता है। सरल लोलक की इधर उधर गति आवृत्ति तथा दोलनशील गति का एक उदाहरण। अब अगर हम बात करें पेंडुलम के एक मोशन की या एक ऑसिलेशन की, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो आपका ये पेंडुलम है या लोलक है, जब ये पोजीशन ओ में होता है, ये कौन सी पोजीशन है, ओ पोजीशन है, तो ये किस में है, मेन पोजीशन में है, विराम अवस्था। अब हमने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगा, वो इस पोजीशन में आया, यानी एक ए स्थिति में। अब जब वो ए स्थिति में आया, फिर वो गया अपनी विराम अवस्था में, रेस्ट की पोजीशन में, फिर वो बी पोजीशन में आ गया, यानी बी स्थिति में आ गया, फिर वो वापस आया और फिर वो ओ या मेन पोजीशन या जिसे सेंट्रल पोजीशन या रेस्ट की पोजीशन कहते हैं, इसमें आ गया। तो इस तरीके से ये क्या करता है, एक साइकिल या एक ऑसिलेशन को
एक दोलन को पूरा करता है। The pendulum is said to have complete one oscillation when its bob starts from its main position O, moves to A to B and back to O। यानी अगर हम पेंडुलम की बात करें तो जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम एक ऑसिलेशन को पूरा करता है। कब करता है? जब वो जो है O पोजीशन से स्टार्ट होता है, A में जाता है, फिर वापस O में आता है और फिर B में जाता है और फिर वापस O पोजीशन पे आता है। The pendulum also complete one oscillation when its box moves from one extreme position A to other extreme position B and comes back to A। और हम ये भी कह सकते हैं कि जब आपका जो बॉब है, जो आपके पेंडुलम का या लोलक का जो ये बॉब है, ये जब A पोजीशन से B पोजीशन में जाता है और B से फिर वापस A में आ जाता है, तो तब भी हम ये कहते हैं कि जो ये पेंडुलम है, ये जो लोलक है, वो एक ऑसिलेशन या एक दोलन कर रहा है। The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period। और वह समय अंतराल या वह समय अवधि जिसमें एक लोलक एक ऑसिलेशन को पूरा करता है, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, यानी आवर्तकाल कहते हैं। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको जो आपका लोलक है या जो आपका पेंडुलम है, उसको आपको मूव कराना है, ठीक है। और आपको ये देखना है कि वो कितने समय में, कितने टाइम पे 20 ऑसिलेशन कर रहा है। आपको उस टाइम को नोट करना है और इस लोलक के लिए जो है समय अंतराल या जो आपका आवर्त काल है वो निकालना है कि टाइम पीरियड कितना है। क्या निकालना है आपको? टाइम पीरियड यानी आवर्त। तो बेसिकली जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि जो आपका पेंडुलम है उसको हमने एक जगह से डिस्प्लेस किया, फिर वो मूव करा, ठीक है, तो 20 ऑसिलेशन उसने करे। तो पहली बार जब हमने ये ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा कि वो 20 ऑसिलेशन 42 सेकंड में पूरा करता है। तो इसके अनुसार हमने टाइम पीरियड निकाला। कैसे निकाला? 42 टाइम है यानी समय है, और 42 सेकंड। कितने ऑसिलेशन हुए? 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.1 सेकंड जो है इसका आवर्तकाल या टाइम पीरियड है। इसी तरीके से आपको और जो ये एक्टिविटी है इसमें और ऑसिलेशंस ऑब्जर्व करने हैं और अपना आवर्तकाल या टाइम पीरियड लिखना है। अब जैसे सेकंड कंडीशन है, अगर सेकंड कंडीशन में हम देखें, सपोज आपने फिर से पेंडुलम को डिस्प्लेस किया, वो अपनी स्थिति से वो विस्थापित हुआ, अब वो ऑसिलेशन यानी दोलन करने लग गया। अब 20 ऑसिलेशन, सपोज वो 20 ऑसिलेशन को 40 सेकंड में कर देता है पूरा। कितने समय में? 40 सेकंड में। अब हमें क्या निकालना है? आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। तो 40 यानी 40 को डिवाइड कर देंगे आप 20 से, तो आपके पास हो जाएगा 2 यानी 2 सेकंड। तो यानी सेकंड केस के लिए जो आपका टाइम पीरियड या आवर्तकाल आया है वो 2 सेकंड है। इसी तरीके से आपने फिर से क्या किया, जो आपका पेंडुलम है, पेंडुलम के बॉब को फिर से डिस्प्लेस किया, फिर से विस्थापित किया और उसके 20 ऑसिलेशन, 20 दोलन गिने, और ये जो दोलन है वो सपोज 38 सेकेंड यानी 38 सेकेंड में पूरे हो। तो अब अगर हम इसका टाइम पीरियड या आवर्तकाल देखें तो आपका आ जाएगा 38/20। तो ये आ गया 1.9 सेकेंड यानी 1.9 सेकेंड। तो इस तरीके से आपको इस एक्टिविटी को पूरा करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो अभी हमने बात करी पेंडुलम की, पेंडुलम क्लॉक्स की, यानी जो आपके पेंडुलम वाली घड़ी या पेंडुलम की जो आपकी
क्लॉक होती है, इनके बारे में हमने समझा कि पेंडुलम किस तरीके से कार्य करता है। अब अगर हम बात करें आजकल की जो घड़ियां होती है, चाहे वो आपकी दीवार घड़ी है, चाहे आपकी कलाई घड़ी है, तो उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ होता है। और इस विद्युत परिपथ में हम सेलों का उपयोग करते हैं, जिसमें आपका एक या दो बटन सेल हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो क्लॉक है या जो घड़ी है वो जो है एक फिक्स टाइम पे क्या करती है, चलती है, या एक टाइम पे वो क्या करती है, मोशन करती है। तो इसलिए जो आजकल की घड़ियां होती हैं उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है, इसी कारण हम इन घड़ियों को क्वार्ट्ज क्लॉक या क्वार्ट्ज घड़ियां भी कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें क्वार्ट्ज क्लॉक की या क्वार्ट्ज घड़ी की, तो इससे हमें समय को बिल्कुल एक्यूरेटली माप सकते हैं। नाउअडेज मोस्ट क्लॉक्स और वॉचेस हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ वन और मोर सेल, यानी आजकल जो घड़ियां होती हैं उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, विद्युत परिपथ होता है, जिसमें एक या एक से ज्यादा सेल लगे होते हैं। These clocks are called quartz clock. इन घड़ियों को हम क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। The time measured by the quartz clocks is much more accurate than the clocks available earlier. और अगर हम इन क्वार्ट्ज घड़ियों की बात करें तो इनसे जो समय हम नापते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है पुरानी घड़ियों के कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं जो आपका समय है यानी टाइम और स्पीड, इनकी यूनिट्स क्या होती। तो अगर हम बात करें टाइम और जो आपकी गति है इनकी यूनिट की, तो अगर हम समय की जो बेसिक यूनिट की बात करें तो ये आपकी क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, बेसिक यूनिट क्या होती है समय की या टाइम की, सेकंड। इसको आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे अगर हम बड़ी यूनिट की बात करें तो वो आपकी मिनट होती है, आवर होती है। तो ये क्या है, ये जो है ये समय की या टाइम की यूनिट है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड, यानी समय की जो बेसिक इकाई, मूल इकाई जो है वो सेकेंड है। इट्स सिंबल इज एस, और इसका सिंबल क्या है, इसका प्रतीक क्या है, एस है। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर, और इसी तरीके से समय की अगर हम बड़ी यूनिट या बड़ी इकाइयों की बात करें तो ये आपकी मिनट होती है और आवर होती है। You already know how these units are related to one another. आपको पता है कि ये कैसे रिलेटेड है। अगर हम इसके रिलेशन की बात करें तो बेसिकली हमारी जो सबसे छोटी या सबसे बेसिक यूनिट है वो आपकी सेकेंड है, इससे थोड़ा बड़ी आपकी मिनट है, फिर है आवर। अब अगर हम बात करें मिनट के रिलेशन की सेकेंड के साथ, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। इसी तरीके से एक जो घंटा होता है या 1 आवर होता है ये 60 मिनट के बराबर होता है, या 3600 सेकेंड यानी 3600 सेकेंड के बराबर होता है। तो ये क्या है, ये रिलेशन है इन यूनिट्स के बीच में। अब अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड की जो यूनिट होती है वो आपकी मीटर पर सेकंड होती है। इसकी जो बेसिक यूनिट है, मूल इकाई जो है वो मीटर पर सेकंड है। क्यों है, क्योंकि हम ये जानते हैं स्पीड यानी जो चाल होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ये बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा समय। अब अगर हम डिस्टेंस की बेसिक यूनिट की बात करें, मूल मात्रक की बात करें, तो वो आपकी मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है। यही कारण है कि जो आपकी स्पीड होती है या चाल होती है, इसकी जो बेसिक यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, और इसको हम जो है मीटर पर मिनट या किलोमीटर पर आवर में भी जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिंस द स्पीड is distance upon time,
The basic unit of speed is meter per second. Of course, it could also be expressed in other units such as meter per minute और किलोमीटर पर आवर. चूंकि गति दूरी बटा समय है, गति के मूल इकाई में मीटर प्रति सेकंड है. बेशक इसे अन्य इकाइयों जैसे मीटर प्रति मिनट या किलोमीटर प्रति घंटे में भी व्यक्त किया जा. अब अगर हम बात करें सिंबल्स की, यानी जो यूनिट के जो सिंबल होते हैं, जो यूनिट के चिन्ह होते हैं, इन्हें हम हमेशा सिंगुलर में लिखते हैं. यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी गाड़ी सपोज 60 किलोमीटर चले, तो हम जब भी सिंबल लिखेंगे 7 km लिखेंगे, 7 kms नहीं लिखेंगे. हमेशा ये किस में होती है? सिंगुलर में होती. इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी चीज की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो हम 8 सेंटीमीटर लिखेंगे. 8 cms जो होगा ये गलत होगा. The symbols of all units are written in singular. सभी मात्रकों के चिन्हों को एक वचन में लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, we write 50 किलोमीटर not 50 kms, 8 सेंटीमीटर not 8 cms. उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, न कि 50 kms, और 8 सेंटीमीटर या cm लिखते हैं, 8 cms नहीं लिखते. तो ये आपका गलत होता है, ये आपका सही होता है. डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड. यानी जैसी आपको जरूरत होती है उसी के अनुसार आप समय की यूनिट लेते हैं, उसकी इकाई लेते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें किसी की एज की, तो आप किसी भी चीज की एज को किसमें जो है एक्सप्रेस करते हैं? आप ईयर्स में, सालों में करते हैं. ठीक है, आप उसे दिन या घंटे में एक्सप्रेस नहीं करते. इसी तरीके से अगर आप बात करें कि आपको अपने घर से स्कूल जाना है, तो आप कितने में, किस में एक्सप्रेस करते हो? आप या तो मिनट में एक्सप्रेस करते हो या घंटे में या आवर्स में. आप कभी भी इसे सेकंड में एक्सप्रेस नहीं करते. यानी जो इकाइयां हैं, जो समय की इकाइयां हैं, वो यूज के अनुसार, यानी जैसा उसका उपयोग हो रहा है उसके अनुसार सेलेक्ट करनी होती है. एग्जाम्पल, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रादर देन डेज और आवर. यानी अगर हम उदाहरण देखें तो आप अपनी उम्र को जो है वर्षों में बताते हैं, दिन या घंटों में नहीं. सिमिलरली, it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school. यानी इसी तरीके से अगर आप अपने घर से स्कूल की दूरी देखें तो वो आप घंटों में या मिनटों में बताते, आप उसे जो है सालों में नहीं एक्सप्रेस या वर्षों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. समय की विभिन्न इकाइयों का उपयोग आवश्यकता के आधार पर किया जाता है. उदाहरण के लिए अपनी आयु को दिनों या घंटों के बजाय वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक है. इसी तरह आपके द्वारा अपने घर और अपने स्कूल के बीच की दूरी को तय करने में लगने वाले समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं हो. तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है मोशन एंड द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, इसके जो है आपका एवरेज स्पीड का टॉपिक समझा. यूनिट्स क्या होती हैं, आप टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसकी यूनिट क्या है, ये हमने समझी. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना भी होगा. तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.